हेलो गाइस, एसएस फाइल्स एक्सप्लेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दोबारा से गेट कीपर वाली मनहवा को ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एक एसेसियन सेन के दोस्त के गेटअप में आके सेन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन सेन ने बहुत ही आसानी के साथ शैडो क्लोनिंग यूज करके इस अटैक से अपने आप को बचा लिया था। सेन अपने पास से पिस्तौल को बाहर की ओर निकाल के उसके ऊपर लगातार बहुत सारे गोली भी मारी थी, लेकिन एसेसियन ने उन सभी गोलियों को भी बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया था। लेकिन यहाँ पे गोली चलने की जो आवाज है उसकी वजह से जो सायरन है वो बाज उठती है। सभी को 105 नंबर फ्लोर में आने के लिए बताया जाता है। देखते ही देखते यहाँ पे वेना नाम की एक लड़की आ जाती है और एसेसियन के हाथ पैरों को पूरी तरीके से उड़ा देती है। वेना अभी एसेसियन से कुछ पूछताछ करती या फिर उससे कुछ उगल पाती उससे पहले एसेसियन पॉइजन को खा के सुसाइड कर लेता है। लेकिन सेन एसेसियन से पूछताछ करने के लिए एसेसियन के बॉडी के अंदर दोबारा से उसकी आत्मा को सामोन कर लेता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने के बाद उसे पूछताछ करने लगता है कि आखिरकार उसे कौन और क्यों ही वह मारना चाहता है। दूसरी ओर हम लोगों को बिंग बिंग मतलब झाओ को भी दिखाया गया था, जो कि मिस्टर हान नाम के किसी एक पर्सन से फोन में बातें कर रही थी, जहाँ पे मिस्टर हान झाओ को रात के 8 बजे एक होटल में आने के लिए बोल देता है। अब आगे मिस्टर हान से कॉल काट करने के बाद ही अभी झाओ के पास दोबारा से एक और कॉल आता है। झाओ फोन को पिकअप करके पूछती है, हेलो कौन? तो आगे से व्यक्ति कुछ बताती है, जो कि सुनने के बाद झाओ अभी बोलने लगती है कि सच में मैं एलाइट हाई स्कूल प्रोग्राम में एक्सेप्ट हो चुकी हूँ। ये बात तो अमेजिंग है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फोन में ये सब कुछ बोलने के साथ ही अभी झाओ फोन को काट कर देती है और इसके साथ ही अपने माने मान मिस्टर हान को शुक्रिया अदा भी करती है और इसके साथ ही बोलने लगती है कि आज मैं रात को एकदम सही टाइम पर आपके पास पहुंच जाऊंगी। झाओ खुश होते हुए इन सभी बातों को बोल ही रही थी। इसी समय झाओ के पीछे हम लोग को शाओ मेंगुई को दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पे आ गई होती है। शाओ मेंगुई अभी झाओ से क्वेश्चन करने लगती है, तुमने किसके साथ अभी अभी बात किया? तुम जल्दी से अपने फोन को मुझे देखने दो। यहाँ पे अचानक से शाओ मेंगुई को देखने के बाद झाओ शाओ मेंगुई से बोलने लगती है कि हे आखिरकार तुम कौन हो? क्या तुम अपनी दिमागी हालत खो बैठी हो? आखिरकार तुम किसी के पीछे रखे इस तरीके से ताकाझाकी कैसे कर सकती हो? और आखिरकार में इन सभी चीजों के बारे में तुम्हें क्यों ही वह बताओ? झाओ अभी शाओ मेंगुई को इन सभी बातों को बोल ही रही थी, लेकिन इसी समय शाओ मेंगुई, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, अपने पास से शर्ट को बाहर की ओर निकाल के झाओ के चेहरे के पास टांग देती है और इसके साथ ही बोलने लगती है कि झाओ मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, ना सिर्फ तुम्हारे ग्रेड के बारे में बल्कि तुम्हारे क्यूट चेहरे के बारे में भी। तो मैं तुम्हें सिर्फ एक और बार बोलूंगी, जल्दी से अपने फोन को मुझे दे दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे मैं तुम्हारे नाक को यहीं पे काट दूंगी। शाओ मेंगुई की इस धमकी को सुनने के बाद झाओ अभी अपने पास से फोन को शाओ मेंगुई की ओर फेंक के मारता है और इसके साथ ही शाओ मेंगुई से बोलने लगती है, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम कौन हो, लेकिन तुम इन सभी चीजों से बच नहीं पाओगी और कॉप्स बहुत जल्दी ही तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। झाओ अभी इन सभी बातों को बोली रही थी। इसी समय शाओ मेंगुई के फोन में रिंग बाज उठती है। शाओ मेंगुई अभी फोन को उठाते हुए पूछने लगती है, शेनिए क्या तुम्हें कुछ और जानकारी मिली? तो आगे से सेन रिप्लाई देते हुए बोलता है कि मैंने एक एसेसियन को पकड़ा है और मैं उससे अभी पूछताछ कर रहा हूँ और वो अभी सब कुछ कॉन्फेस भी कर रहा है। झाओ शाओ मेंगुई के मुंह से अभी सेन की बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इसके साथ ही शाओ मेंगुई से पूछने लगती है, क्या सेन ये ने यहाँ पे तुम्हें मेरे से बदला लेने के लिए भेजा है? लेकिन इस समय शाओ मेंगुई कुछ भी रिप्लाई न देते हुए सेन से पूछती है कि तो एसेसियन ने तुम्हें क्या बोला? शाओ मेंगुई की इस क्वेश्चन को सुनने के बाद सेन अभी कॉल को काटना करते हुए एसेसियन को सब कुछ बताने के लिए बोलता है। तो इस समय एसेसियन सेन से बोलने लगता है कि हम लोग लीग ऑफ एसेसियन के एसेसियन हैं और ये ज्यादा समय पहले की बात नहीं है। हम सभी एसेसियनों को एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट मिला था और कॉन्ट्रैक्ट में जो मिशन था वो इस तरीके का था कि तुम्हें मारने के बाद किसी को ये पता न चले कि एक मर्डर है, मतलब तुम्हें मारने के बाद सभी को यही लगना चाहिए था कि तुम एक एक्सीडेंट की वजह से मारे हो। प्लान के मुताबिक मैं और मेरा पार्टनर हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ सेटअप करके रखे थे। मैं तुम्हारे दोस्त हायू को मार के उसकी जगह ले ली और तुम्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया और लॉजिकली देखा जाए तो हॉस्पिटल के अंदर वो चीज एक्टिवेट हो जानी चाहिए थी और तुम्हें हॉस्पिटल के अंदर ही मर जाना चाहिए था, लेकिन ना तुमने सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि वहाँ पे एक गवाह भी थी। तो बेसिकली हम लोग को तुम्हें दोबारा से मारना था, लेकिन इसके साथ ही ये भी पता लगाना था कि आखिरकार जो रिचुअल था वो फेल कैसे हो गया। फिर एक पुलिस वाला हमें मिला, लेकिन वो नया था, हम लोगों ने उसका फायदा उठाया और ये भी पता लगा लिया कि तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते हो। तो इसी कारण ही हम लोगों ने दोबारा से प्लान में थोड़ा सा एडजस्ट किया। हम लोगों ने पुलिस ऑफिसर को मार दिया और इसके साथ ही उसकी बॉडी को स्टेशन के अंदर ही छिपा दिया और पुलिस ऑफिसर के गेटअप में तुमसे उस दिन जानकारी लेने के बाद तुमको मारने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात उस दिन का प्लान काम नहीं किया। एसेसियन की इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी सेन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और इसके साथ ही एसेसियन से उसका जो दोस्त हायू है उसे मारने के बाद उसकी बॉडी को कहाँ पे छिपाया है उसके बारे में पूछने लगता है। एसेसियन आगे से बताता है, उसकी दोस्त हायू की बॉडी मैंने स्कूल के नीचे शिविरों में छिपाया है। फोन में अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद शाओ मेंगुई अभी सेन से बोलती है, सेन मैंने पहले जिस बॉडी के बारे में मेंशन की थी वो बॉडी भी स्कूल के नीचे से ही मिली थी। सेन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कस के अपने फोन को पकड़ लेता है, जिसके कारण फोन का जो स्क्रीन था उसमें भी थोड़ा
सा क्रैक आ जाता है। सेन अभी इसी गुस्से के साथ एसएसएन की आत्मा से पूछने लगता है, तो बताओ आखिरकार तुम लोगों को किसने हायर किया था। सेन की ये जो क्वेश्चन है इसे सुनने के बाद अभी एसएसएन रिप्लाई देते हुए बोलता है कि हम लोग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ इस ऑपरेशन का जो हेड है उनको ही इन सभी डिटेल्स के बारे में पता है। सेन आगे से पूछता है, तो तुम लोग का हेड कौन है और वो कहाँ रहता है। सेन की इस क्वेश्चन के रिप्लाई में अभी एसएसएन बताने लगता है कि उसे स्किनर कहा जाता है, अंडरवर्ल्ड का एक जाना माना एक कुख्यात कातिल, और यहाँ पे जो स्किन बदलने वाली चाल यूज हुई थी वो उसी की ही करतूत थी। सेन अभी एसएसएन से उनके बॉस का स्किल और इसके साथ वीकनेस के बारे में पूछता है, तो आगे से रिप्लाई देते हुए किलाड़ बताता है उनके बॉस का पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसने कभी भी उनके बॉस का जो वीकनेस है उसे नहीं देखा है। तो सेन इस बार क्वेश्चन करता है, अगर तुम लोग का बॉस इतना ज्यादा पावरफुल है तो आखिरकार वो खुद ही क्यों नहीं आ रहा है मुझे मारने के लिए। तो एसएसएन बोलता है, रेपुटेशन की वजह से हम लोगों के बॉस का नाम पूरे एसएसएन दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है, अगर वो एक मिडिल स्कूल के बच्चे को खुद मारने आए तो उसका रेपुटेशन कहाँ जाएगा। यहाँ पे एसएसएन सेन को एक और चीज मेंशन करता है कि उन लोगों का जो बॉस है वो इंसानों के मांस को खाता है। किलर अभी इन सभी बातों को सेन को बता ही रहा था। इसी समय शाओमिंग सेन से बताती है कि मैं एसएसएन के बॉस के साथ मिलने के लिए जा रही हूँ। सेन अभी फोन में ही शाओमिंग को रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन फोन काट हो जाता है। तो आगे से एसएसएन अभी हंसते हुए बोलने लगता है, मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम जिससे बातें कर रहे थे वो लड़की कौन थी, लेकिन अगर वो हम लोगों के बॉस के पीछे जाती है तो चीजें उसके लिए आसान नहीं होने वाली है। और इसका कारण बताते हुए बोलता है कि उन लोगों का बॉस लड़कियों के मांस को खाना ज्यादा पसंद करता है और अगर लड़की यंग होती है तो पूछो ही मत, एकदम चाट फूट के खाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है एसएसएन की इन सभी बातों को सुनने के बाद सेन बहुत ही जोरदार एक घुसा उसके चेहरे के ऊपर दे मारता है और इस एक ही घुसे में इतना पार होता है कि एसएसएन की मुर्दा बॉडी यहाँ पे बहुत दूर जाके गिरता है। सेन अभी एसएसएन से बोलने लगता है कि मैंने जिस क्वेश्चन को तुमसे नहीं पूछा है आखिरकार तुम उस क्वेश्चन का आंसर क्यों दे रहे हो। सेन की ये बोलने के साथ ही अभी सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को मैपलीवुड 5 स्टार होटल का सीन दिखाया जाता है और एसएसएन के मुताबिक इसी जगह पे उन लोग का लीडर मतलब स्किनर रहता है। अभी इस होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन मांस को खा रहा होता है और देख के ही पता चल जा रहा है कि ये मांस कोई जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का है। और ये जो पर्सन है इसके सामने हम लोग को एक लड़की को भी दिखाई जाती है और यहाँ पे ये जो लड़की है इसके बारे में कुछ तो बता ही नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वही नर्स है जो कि हॉस्पिटल के अंदर सेन के साथ हुए हादसे को देख ली थी और अगले दिन से हॉस्पिटल से भी लापता हो चुकी थी। तो यार देखो यहाँ पे टेबल के ऊपर जो खाना दिख रहा है आप लोगों को और तो और सामने की ओर ये जो बैठी हुई नर्स दिख रही है आप लोगों को, इन दोनों चीजों को देखने के बाद आप लोग यहाँ पे एक बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि यहाँ पे खाने के लिए प्लेट के अंदर जितने भी माल है कहाँ से निकली है। और कुछ देर पहले एसएसएन ने सेन को जो बात बोला था उसके आधार पर अब ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये जो पर्सन है यही स्किनर है, मतलब सभी एसएसएनों का लीडर। स्किनर के पास अभी एक मैसेज आता है जो कि मिस्टर हान की तरफ से होता है और मिस्टर हान मतलब वही पर्सन जो कि झाओ को यहाँ पे आज रात 8 बजे बुलाया होता है। हान अभी मैसेज करके स्किनर से बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम पर्सनली उस टारगेट को संभालो। तो अभी स्किनर मैसेज करके पूछता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन इस काम के बदले में मुझे क्या मिलेगी। तो आगे से हान रिप्लाई देते हुए बोलता है कि एक लड़की। और यहाँ पे लड़की कौन है वो तो आप लोग स्किनर के फोन के ऊपर जो फोटो है उसे देख के तो अंदाजा लगा ही सकते हो। और झाओ की जो फोटो है उसे देखने के बाद स्किनर का स्वभाव कुछ, अरे यार फोटो देख के ही पिचकारी मारेगा क्या यार, मतलब ये जो रिएक्शन है ना इसे एक्सप्लेन करने का कोई फायदा ही नहीं है, पूरी तरीके से ठड़क से भरा हुआ है। इसी समय मिस्टर हान दोबारा से मैसेज करके बोलता है कि आज रात 8 बजे ये लड़की तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। मिस्टर हान की ये जो मैसेज है इसे देखने के बाद अभी जो स्किनर है वो जल्दी जल्दी से अभी बिना खाना खाए यहाँ से जाने लगता है। और आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बोलना कि स्किनर यहाँ से बिना खाना खाए क्यों जा रहा है। स्किनर अभी यहाँ से जाने से पहले अपनी उंगलियों से कुछ रस्सी रस्सी टाइप निकाल लेती है और इसके साथ नर्स को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार देता है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को सेन को दिखाया जाता है जिसके सामने अभी एक चमकीला गोला जैसा कुछ होता है। अभी सेन को वेरीफाई करने के बाद ये गोला ओपन हो जाता है और गोले के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक ग्रीन कलर की सुपर बाइक निकलती है। और ये जो बाइक है इसे देखने के बाद अभी डायरेक्टर सेन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए सेन से बोलने लगता है, बहुत ही ज्यादा कूल है ना, अगर तुम्हारी एज में मुझे ऐसी बाइक मिलती तो मैं दिन रात सिर्फ और सिर्फ लौंडियाबाजी करती। अभी सेन डायरेक्टर से पूछता है ये जो बाइक है इसका स्पेक्स क्या है। तो डायरेक्टर अभी इसके बारे में बताता है और जैसा कि बाइक के बारे में मुझे घंटा भी कुछ नहीं पता तो मैं जितने भी स्पेक्स है उसको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके पढ़ लो। सेन अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते है बाइक के ऊपर टेस्ट करने के लिए बैठ जाता है और इसके साथ ही बोलने लगता है कि अगर ये बाइक एकदम आग की तरह लाल होती तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। सेन अभी जैसे ही लाल कलर की बात बोलता है तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो सुपर बाइक है ये अचानक से लाल कलर की बन जाती है। तो अभी हम लोग को पता चलता है ये जो बाइक है इसके ऊपर एक एडवांस टेक कोटिंग किया गया है और इसकी वजह से ही बाइक किसी भी कलर की बन सकती है। अभी डायरेक्टर सेन से बताता है कि जब तुम इस बाइक का प्योर इलेक्ट्रिक जेट मोड एक्टिवेट करोगे
चलोगे तब ये बाइक तुम्हारी इमरजेंसी भी बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी, एकदम एक मिसाइल की तरह, और तुम इस बाइक के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ अपने आप को बचा भी सकते हो। डायरेक्टर के इन सभी बातों को सुनने के बाद अभिसेन डायरेक्टर से बोलने लगता है, अगर कुनलुन मतलब एआई को ये पता है कि मैं कितने बड़े खतरे में हूँ तो उसे ये तो पता ही होगा ना कि आखिरकार मेरे पीछे कौन पड़ा है। तो आगे से डायरेक्टर बताता है भले ही उसे सब कुछ पता हो लेकिन वो इतनी छोटी सी बात में दखल नहीं देगा। उसकी तो पहली प्रायोरिटी यही है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को सर्वाइव कर पाना, और जब तक कि ना तुम अपनी काबिलियत को साबित कर पाते हो तब तक वो तुम्हें कोई रिडीम कोड या फिर इनाम भी नहीं देंगे। डायरेक्टर अभिसेन को ये भी बताता है, आज रात तुम यहीं पे रुकना, कहीं पे चले मत जाना, क्योंकि कल सुबह मैं तुम्हें एग्जाम वेन्यू पे लेके जाऊंगा और 3 स्कूल के जो एक्सपर्ट है वे सब भी यहाँ पे तुम्हारा जो मैक्सिमम सिक्योरिटी है उसे इंश्योर करने के लिए आएंगे। तो सिन भी आगे से रिप्लाई देता है, आप चिंता मत करो बॉस, मैं कहीं पे नहीं जाऊंगा। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को झाओ और झाओ के साथ शाओ मेंगुई को भी दिखाई जाती है और अभी ये दोनों उसी होटल के सामने ही आ गए होते हैं। झाओ अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही बोलने लगती है कि इस लड़की को मेरे साथ देखने के बाद मिस्टर हन ज्यादा परेशान न हो जाए। दूसरी ओर शाओ मेंगुई जो कि इस वक्त उसी होटल के और अच्छी तरीके से देखने लगती है, तो इस समय उसे होटल के अंदर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मार्टर सारा रिलीज होता हुआ महसूस होती है। अभी शाओ मेंगुई झाओ से पूछने लगती है, तुमने कहा था कि तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें बहुत सारे एलिक्सर और इसके साथ ही बहुत सारे न्यूट्रिशंस सप्लाई दिया था जिससे कि तुम अपना जो परफॉर्मेंस है उसे अच्छी तरीके से बूस्ट कर पाओ, और इसके साथ ही इस बात की भी गारंटी दिया था कि तुम्हें एक एलाइट हाई स्कूल के अंदर स्पॉट भी मिलेगी। मैंने एकदम सही कहा ना? तो झाओ बोलती है कि हाँ एकदम सही कहा, और उन्होंने मुझे इन सभी चीजों के बदले में मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे उन सभी को सेन ये के खिलाफ भड़काने बोला था, सेन के इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए बोला था, उसे हराने के लिए बोला था। तो इस समय शाओ मेंगुई झाओ से बोलने लगती है कि जैसा कि अभी सेन ये मार्शल आर्ट ग्रुप के अंदर भर्ती हो चुका है तो तुम्हारा मिशन तो फेल हो गया, तो क्या तुम्हें अभी थोड़ा सा भी अंदाजा है कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाली है? शाओ मेंगुई की इस बात को सुनने के बाद झाओ अभी चिल्लाते हुए शाओ मेंगुई से बोलने लगती है कि यहाँ पे तुम्हें मुझे किडनैप करके लेके आई हो तो शायद से तुम्हें ही इसके बारे में चिंता करनी चाहिए कि आगे जाके तुम्हारे साथ क्या होने वाली है। अभी शाओ मेंगुई खड़े खड़े अपने मन में ही सोचने लगती है कि ये जो झाओ है ये एक सिंपल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, लेकिन कुछ फायदों के लिए उसने ये सब कुछ किया है, लेकिन उसको इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि इन सभी चीजों के कारण उसे धीरे धीरे करके अंधेरे की ओर धकेला जा रहा है। शाओ मेंगुई अभी झाओ से बोलने लगती है कि झाओ मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ, जिनमें से एक ये है कि तुम्हें यहीं आसपास छिपना होगा और मैं जब अंदर जाके सब कुछ ठीक ठाक करके आ जाऊंगी उसके बाद तुम्हें जो कुछ भी पता है उन सभी चीजों के बारे में गवाह देना होगा, और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि तुम अंदर जाओ अपने बेनिफिक्टर से मिलो, और यहाँ पे ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे जानती हो। शाओ मेंगुई की ये दोनों ऑप्शनों को सुनने के बाद अभी झाओ जो दूसरा ऑप्शन है उसे चूज कर लेती है और जल्दी जल्दी से यहाँ से होटल के अंदर जाने लगती है। लेकिन इस बेचारी को क्या पता कि यहाँ पे मिस्टर हान नहीं है बल्कि वो स्किनर है जो कि तब से ही यहाँ पे झाओ के लिए ही वेट कर रहा है, झाओ को चबा चबा के कच्चा ही खाने के लिए। शाओ मेंगुई भी अभी झाओ का ये जो डिसीजन है इसके बारे में कुछ नहीं बोलती, सिर्फ अपने शॉट को यहाँ पे रेडी कर लेती है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को इसी होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक पर्सन जो कि झाओ को अपने साथ स्किनर के पास लेके आया होता है। स्किनर अभी यहाँ पे झाओ को देखने के बाद झाओ को एक गोला फूल देते हुए बोलने लगता है कि मैं आज से पहले तुम्हारी तरह किसी भी एक खूबसूरत लड़की से नहीं मिला, मैं तुम्हारा स्पॉन्सर बनने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी एडमिशन के लिए प्रोविंशियल एलाइट स्कूल के अंदर रिकमेंड भी करूंगा और मैं तुम्हारी एजुकेशन का हर एक खर्चा भी उठाऊंगा। एंड ऑब्वियसली हर एक लड़की की तरह यहाँ पे मीठी मीठी बातों को सुनने के बाद झाओ भी पिघल जाती है और यहाँ पे झाओ अभी भी इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में है कि ये जो स्किनर है यही मिस्टर हान है। कुछ देर बाद झाओ एंड स्किनर को कहीं पे जाते हुए दिखाई जाती है। इस समय खिड़की से ठंडी हवा आती है जिसके कारण झाओ को थोड़ा सा ठंड लगने लगती है। तो इस समय स्किनर झाओ को कंफर्ट करने के लिए खुद का जैकेट उतार के उसको पहना देता है। यहाँ पे स्किनर अपने मन में ही सोचने लगता है कि मुझे अभी बाहर से एकदम प्योर शॉर्ट इंटेंट महसूस हो रहा है जो कि मुझ पर ही निशाना लगाया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि कोई मुझे टारगेट बना रहा है। शो अभी मुझे ये जो प्लान है इसे जल्दी से आगे बढ़ाना होगा। तो इस समय ये जो स्किनर है ये अभी झाओ से बोलने लगता है कि झाओ तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और इसके साथ ही एक काइंड हार्टेड पर्सन हो, तो मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें इस दुनिया का जो टॉप 3 हाई स्कूल है उसकी जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वहाँ पे रिकमेंड करूंगा। स्किनर की इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ अभी स्किनर के ऊपर और भी ज्यादा बिलीव करने लगती है, लेकिन इस लॉन्डी को ये नहीं पता कि आखिरकार इसके साथ होने क्या वाली है। और अभी का जो सीन है ना इसे देखने के बाद मैं बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आखिरकार कोई इतना ज्यादा कवर कैसे हो सकता है, ना जान ना पहचान, जो बोला है बस उसमें ही महान। और अभी तो रुको, पिक्चर अभी भी बाकी है। झाओ के फोन में अभी एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे झाओ को जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है। तो इस समय स्किनर झाओ से बोलता है कि यहाँ पे जो लिंक है इसके अंदर जाके तुम अपना जो डिटेल्स है उसे भर दो। और ये जो मैसेज है ना इसे देखने के बाद इस समय झाओ बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, स्किनर के बाहों में लिपट जाती है और इसके साथ स्किनर को थैंक यू भी बोलती है। और इसी सीन के साथ अभी अर्थर यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, सही बोल रहा हूँ, मुझे तो घंटा भी
समझ में नहीं आया, मैं आप लोगों को क्या समझाऊं। देखो यहाँ पे अचानक से जो झाओ है उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और इसी सिर को पकड़ के इस समय ये जो स्किनर है झाओ का किस करने लगता है। तो यार देखो मुझे जहाँ तक लगता है अभी यहाँ पे जो सब कुछ दिखाया जा रहा है ये सब कुछ ये जो स्किनर है ये इमेजिन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे शाओमिंग आके जैसे ही एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट स्लैश स्किनर के ऊपर मार देती है। तो हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि जो झाओ है वो तो यहाँ पे सही सलामत होती है, बस इस समय वो अपने होश में नहीं थी। इसी समय धूल के अंदर से स्किनर बहुत ही तेजी से बाहर की ओर आता है और इसके साथ ही शाओमिंग से बोलने लगता है कि झाओ को टच भी मत करो, वो मेरी है। स्किनर अभी शाओमिंग के ऊपर आके अटैक करता उससे पहले शाओमिंग अपने शॉर्ट को झाओ के ऊपर टांग देती है और इस चीज को देखने के बाद अभी स्किनर वहीं पे रुक जाता है और इसके साथ ही शाओमिंग से बोलता है कि उसे हर्ट मत करो, तुम्हें जो चाहिए बताओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। शाओमिंग अभी आगे से बोलने लगती है कि तुम अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं इस डेड बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और इसके साथ ही पूछती है कि बताओ आखिरकार तुम्हें यहाँ पे किसने हायर किया है। तो यार देखो गाइस शाओमिंग की ये जो बात है ना, इसे सुनने के बाद हम लोग को ये तो पता चल ही रहा है कि ये जो झाओ है ये ऑलरेडी अभी मारा जा चुकी है और झाओ की बॉडी अभी भी सही सलामत इसलिए है कि आसपास जो थ्रेड दिख रहे हैं आप लोगों को, मतलब रस्सी जैसा चीज, उसकी वजह से ही अभी भी जुड़े हुए हैं। अभी शाओमिंग की इन सभी बातों को सुनने के बाद स्किनर अभी शाओमिंग से बोलने लगता है कि तुम लियो फैमिली की रिपेल शॉर्ट टेक्निक यूज कर रही हो और अगर मैं सही हूँ तो तुम लियो फैमिली से हो और तुम्हारा नाम शाओमिंग है। तो मिसेस शाओ तुम अपनी चारों पास अच्छी तरीके से देखो, मेरे जितने भी थ्रेड्स है वो सभी तुम्हें चारों ओर से घेर के रखे हैं एंड ट्रस्ट में तुम मेरे इन थ्रेड्स को ब्रेक नहीं कर पाओगे। अभी ये बंदा इन सभी बातों को बोलने के साथ ही अभी थोड़ा सा भारी आवाज में दोबारा से शाओमिंग से बोलने लगता है कि तो एक अच्छी लड़की बनो और यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे लियो फैमिली के खातिर तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। स्किनर के इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी शाओमिंग शॉर्ट के अंदर से और भी ज्यादा अमाउंट में ऑर्डर रिलीज करते हुए बोलने लगते हैं कि ठीक है तुम्हारी ये जो थ्योरी है चलो इसे एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो इस समय शाओमिंग को उसकी बात ना सुनते हुए देखने के बाद स्किनर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एकदम एक साइकोपैथ की तरह एक्ट करने लगता है और इसके साथ ही अभी ये तय करता है कि स्किनर अभी इन दोनों को ही खाएगा। तो वीडियो होती है यहीं पे खत्म। तो ये वाली मानवा की और चैप्टर नहीं है तो जब आएंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग कमेंट करके बोलना कि ये वाली वीडियो आप लोग को कैसी लगी और हाँ लाइक करना भी मत भूलना।